हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोज वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की समरी के बारे में, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। अगर आप पैसों की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। ऑथर ने अपने कॉलेज के दिनों में लॉस एंजलिस के एक बढ़िया होटल में काम किया था। वहाँ एक टेक्नोलॉजी कंपनी का एग्जीक्यूटिव अक्सर आया करता था। वह अपने काम में जीनियस था। वह कई कंपनियां शुरू करके बेच चुका था और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, लेकिन पैसों के साथ उसका रिलेशनशिप काफी बचकाना और मूर्खता वाला था। वह हमेशा ही $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्ढी साथ लेकर घूमता था, जिसे वह हर किसी को दिखाता था, फिर चाहे वह देखना चाहते हैं या नहीं। वह हमेशा ही पैसों के घमंड में रहता था। एक दिन उसने मेरे कॉलीग को $1000 दिए और कहा मेरे लिए कुछ सोने के कॉइन लेकर आओ। 1 घंटे बाद हाथ में सोने के कॉइन लेकर अब वह और उसके दोस्त डॉक के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। फिर उन्होंने गोल्ड कॉइन को पानी में फेंकना शुरू कर दिया। वे देखना चाहते थे कि किसका कॉइन पानी में ज्यादा दूर तक जाता है। कुछ टाइम बाद उसने होटल में एक लैंप तोड़ दिया। मैनेजर ने उससे कहा कि लैंप $500 का था और उसे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। गुस्से में आकर एग्जीक्यूटिव ने जेब से पैसे निकालकर मैनेजर को देते हुए कहा, यह रहे $5000 और मेरे सामने से दफा हो जाओ और दोबारा कभी भी मेरी इंसल्ट करने की मत सोचना। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस तरह का बिहेवियर कब तक चल सकता है, और इसका जवाब है ज्यादा दिन नहीं। कई साल बाद वह इंसान बैंकरप्ट हो चुका था। एक जीनियस इंसान अगर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल न करे तो वह फाइनेंशियल डिफिकल्टी में पड़ सकता है। इसके विपरीत अगर एक आम इंसान जो भले ही कम पैसे कमाता हो, अगर उसे पैसे को मैनेज करना आता है तो वह एक दिन जरूर अमीर बन सकता है। ऑथर कहते हैं, मेरी फेवरेट स्टोरी है रोनाल्ड रीड की। रीड का जन्म एक गांव में हुआ। वह अपनी फैमिली में हाई स्कूल पास करने वाला पहला इंसान था। जो लोग रीड को जानते थे उनकी लाइफ के बारे में बताने वाला ज्यादा कुछ नहीं था। उनकी लाइफ बहुत एवरेज थी, जितनी किसी की भी हो सकती है। रीड ने 25 साल तक गैस स्टेशन में कार्स ठीक की और 17 साल तक जेसी पेनी में फ्लोर पर झाड़ू लगाया। 50 साल की एज में वह अपनी वाइफ से अलग हो गए और दोबारा कभी शादी नहीं की। साल 2014 में उनकी डेथ हो गई। तब जाकर रीड ने दुनिया में सुर्खियां बटोरी। उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी। उन्होंने अपनी विल में $2 मिलियन अपने स्टेप किड्स को और $6 मिलियन हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को छोड़े थे। सभी लोग हैरान थे, आखिर उनके पास इतना सारा पैसा कहां से आया। बाद में पता चला कि ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्हें पैसा विरासत में मिला था। रीड ने सेविंग करके पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाया था। कई सालों के इंतजार के बाद ही स्टॉक मार्केट में उनका पैसा बना था। रीड की मौत से कुछ महीने पहले रिचर्ड नाम का व्यक्ति न्यूज में था। रिचर्ड वह सब कुछ था जो रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मेरिल लिंच के एग्जीक्यूटिव के पास MBA की डिग्री थी। उसने अपने फाइनेंस के करियर में काफी सफलता प्राप्त की थी। लगभग 40 साल की एज में वह रिटायर होकर एक फिलैंथ्रोपिस्ट बन गया था। कई बार बिजनेस मैगजीन में उसका नाम आया था। साल 2000 में रिचर्ड ने 18,000 स्क्वायर फीट के घर की एक्सपेंशन के लिए बहुत सारा पैसा उधार लिया। इस घर में 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे। इस घर का मेंटेनेंस का एक्सपेंस $90,000 से भी ज्यादा था। काफी समय तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में रिचर्ड की हालत खराब हो गई और कुछ समय बाद उसे बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया और उसके घरों की ऑक्शन हो गई। रीड में पेशेंस था, जबकि रिचर्ड ग्रीडी थे। नो वन इज क्रेजी। लोग पैसों के साथ कुछ पागलों वाली हरकतें करते जरूर हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं है। बात असल में ये है कि अलग अलग जनरेशन के लोग जिनकी इनकम अलग है, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में रह रहे हैं, उन सभी लोगों का पैसों के बारे में अलग विचार है। कई लोगों को स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है क्योंकि उनके किसी जानने वालों ने इसमें पैसे खोए हों। किसी को रियल एस्टेट में पैसे लगाने से डर लगता होगा क्योंकि उन्होंने लोगों को पैसे गंवाते हुए ही देखा होगा। साल 2006 में USA में 50 साल के पुराने डेटा को स्टडी किया कि वहाँ के लोग पैसों के बारे में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। इसके बारे में पता लगाया गया।
इकोनॉमिस्ट ने पाया कि लोगों के जीवन भर के इन्वेस्टमेंट उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे समय में बड़े हुए जब इन्फ्लेशन था, तो आपने आगे जाकर ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया बजाय बैंक के। अगर आप उस टाइम बड़े हुए जब स्टॉक मार्केट में रिसेशन था, तो आपने अपना पैसा बैंक में ज्यादा डिपॉजिट किया होता। ऑथर कहते हैं, अमेरिका में एक एवरेज फैमिली एक साल में 35,000 रुपए की लॉटरी टिकट खरीदती है। 40% अमेरिकन मुश्किल के समय में 35,000 रुपए नहीं जुटा सकते हैं, जिसका मतलब है वे लोग लॉटरी के टिकट के लिए 35,000 रुपए खर्च करते हैं, और जिसमें जीतने की संभावना लाखों लोगों में से एक की है। हम सब पैसों के साथ कुछ अजीब पागलपन करते हैं, क्योंकि हम सब इस खेल में काफी नए हैं। शायद किसी को 1 लाख की घड़ी पहनना पागलपन लगता है, लेकिन किसी इंसान को वह एक बढ़िया डिसीजन लगता होगा। लेकिन पागल कोई नहीं है, हम सब बस अपने एक्सपीरियंस के आधार पर डिसीजन लेते हैं। गेटिंग वेल्थी एंड स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनने के लाखों तरीके हैं, और ये कैसे करना है इस पर काफी बुक्स लिखी गई हैं। लेकिन अमीर बने रहना एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जेसी लिवरमोर अपने समय के ग्रेटेस्ट स्टॉक ट्रेडर थे। वह उस समय प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए थे जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन में स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिर गई। बाद में उन दिनों को ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूसडे, ब्लैक थर्सडे का नाम दिया गया। जेसी की वाइफ डॉर्थी काफी डरी हुई थी। जब उनके हस्बैंड 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे, वॉल स्ट्रीट के ट्रेडर्स की सुसाइड करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थीं। उनकी वाइफ और बच्चे रो रहे थे। ये देखकर जेसी हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे। ये समझने की कोशिश की आखिर हो क्या रहा था। जेसी ने फिर, आपका मतलब है हम बर्बाद नहीं हुए? डॉर्थी ने पूछा। नहीं, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था और हम बहुत अमीर हो गए हैं, जेसी ने कहा। एक ही दिन में उसने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की थी। जब जेसी की फैमिली खुशियां मना रही थी, एक दूसरा इंसान निराशा में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम एक करोड़पति रियल एस्टेट डेवलपर था। जैसे ही इकोनॉमी में बूम आया, उसने भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट में भारी नुकसान के बाद वे काफी दिनों से लापता थे, और उनकी वाइफ अब्राहम को ढूंढने में हर संभव कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद पता चला अब्राहम ने सुसाइड कर लिया है। अक्टूबर 1929 की गिरावट ने जेसी को दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान में से एक बना दिया और अब्राहम को बर्बाद कर दिया, और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन 4 साल बाद उनकी कहानी एक दूसरे से टकराती है। अपनी सक्सेस के बाद अब जेसी ने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। जैसे ही उनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई, उन्होंने कर्ज लेना शुरू कर दिया और एक दिन सब कुछ गवा बैठे। दिवालिया और शर्मिंदा होकर वे 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। उनकी वाइफ उनको ढूंढती रही। जेसी लिवरमोर 1100 पार्क एवेन्यू स्ट्रीट में रहने वाले स्टॉक ट्रेडर लापता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा हुआ था। वह वापस लौटे, लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था, लेकिन अब्राहम और लिवरमोर में एक समानता थी। वे पैसे कमाने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। पैसे कमाना एक बात है और उन्हें बचाए रखना दूसरी। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। पैसे खर्च करके लोगों को दिखाना कि आपके पास कितना पैसा है, यह पैसे कम करने का सबसे तेज तरीका है। ऑथर कहते हैं, अगर आप फेरारी को सामने से गुजरते हुए देखते हैं तो आप सोचेंगे कि इस कार का मालिक अमीर है। जब मैं इनमें से कुछ लोगों को जानने लगा, तब मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। मुझे एक इंसान याद है जिसे हम रॉजर कहेंगे। वह लगभग मेरी एज का था। मुझे आइडिया नहीं था कि रॉजर क्या काम करता था, लेकिन वह पोर्शे चलाता था। फिर एक दिन रॉजर एक पुरानी होंडा में आया। फिर लगातार 2 हफ्ते वह उसी गाड़ी में आया। तुम्हारी पोर्शे को क्या हुआ, मैंने पूछा। कार लोन टाइम पर न देने से उसकी गाड़ी को जब्त कराया गया था। उसके बारे में मेरा लगाया गया हर अनुमान गलत था। लॉस एंजलिस ऐसे रॉजर्स से भरा पड़ा है। हम अक्सर जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही किसी की वेल्थ के बारे में राय बना लेते हैं, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन है जो हमारे सामने है। हम लोगों के बैंक अकाउंट नहीं देख सकते, इसलिए लोग अपनी वेल्थ दिखाने के लिए बाहरी दिखावट का सहारा लेते हैं, जैसे कार्स, घर और इंस्टा की पिक्चर्स। लेकिन सच ये है कि वेल्थ आपको दिखाई नहीं देती। सिंगर रिहाना जब ओवर स्पेंडिंग की वजह से बैंकरप्ट हो गई, तो उसने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पर केस कर दिया।
एडवाइजर ने जवाब दिया, क्या उन्हें यह बताना जरूरी था कि अगर वह चीजों पर पैसा स्पेंड करेगी तो उनके पास चीजें बचेंगी, पैसा नहीं? आपको इस बात पर हंसी आ सकती है, लेकिन इस सवाल का जवाब है हाँ, लोगों को यह बताना पड़ता है। अधिकतर लोग जब यह कहते हैं कि वह करोड़पति बनना चाहते हैं, असल में उनके कहने का मतलब होता है मैं 1 करोड़ खर्च करना चाहूंगा, जो करोड़पति होने का ठीक ऑपोजिट है। नेवर इनफ। रजत गुप्ता का जन्म कोलकाता में हुआ और बचपन में ही वह अनाथ हो गए। उन्होंने आगे चलकर जो अचीवमेंट हासिल की वे अद्भुत हैं। वह 45 साल की एज में मैकिन्सी के सीईओ बन गए, जो वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टीजियस कंसल्टिंग फर्म है। 2007 में रिटायर होकर उन्होंने यूएन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अहम भूमिका निभाई। 2008 में उनकी वेल्थ $100 मिलियन थी। इतने पैसों से वह अपनी लाइफ में जो चाहे वह कर सकते थे, लेकिन वह हर हाल में एक बिलियनियर बनना चाहते थे। 2008 में गुप्ता गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक थे। उस समय बैंक की हालत बहुत खराब थी। वॉरेन बफेट ने बैंक को बचाने के लिए $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। बोर्ड मेंबर होने के कारण उन्हें इस न्यूज़ का पता पहले ही था। उन्हें पता था इस न्यूज़ से कि बाहर आते ही शेयर काफी तेजी से बढ़ेगा। उन्होंने न्यूज़ मिलने से 16 सेकंड बाद ही हेज फंड मैनेजर राज को फोन मिलाया और उसने तुरंत ही 1,70,000 शेयर खरीद लिए। आप समझ ही गए होंगे फोन पर क्या बात हुई होगी, और इस न्यूज़ से राज ने $1 मिलियन कमा लिए। SEC के मुताबिक इसी इनसाइडर न्यूज़ की वजह से गुप्ता ने $18 मिलियन कमाए थे। इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से गुप्ता और राज दोनों जेल गए और दोनों के करियर और इज्जत मिट्टी में मिल गए। लक एंड रिस्क। लक एंड रिस्क भाई भाई है। आइए बिल गेट्स की कहानी से समझते हैं। बिल गेट्स वर्ल्ड के एकमात्र हाई स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। गेट्स जब 13 साल के थे तब वे अपने क्लासमेट पॉल एलन से मिले। पॉल को भी कंप्यूटर का बहुत शौक था और दोनों मिलते ही दोस्त बन गए। बिल गेट्स और पॉल का नाम माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के कारण घर घर में फेमस हो गया। लेकिन हाई स्कूल में दोनों के साथ एक और दोस्त भी था, केंट एवंस। बिल और एवंस 8th क्लास से ही बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे और वे हद से ज्यादा फोन पर बात किया करते थे। एवंस भी कंप्यूटर में बहुत अच्छा था। एवंस को याद करते हुए गेट्स कहते हैं, एवंस हमेशा ही अपने साथ बड़ा ब्रीफकेस रखता था, किसी वकील की तरह। हम हमेशा ही प्लानिंग करते थे 5 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कभी ना हो सका। हाई स्कूल पास करने से पहले ही एवंस की डेथ हो गई। बिल गेट्स ने लेक साइड स्कूल जाकर 1 करोड़ में से 1 भाग्य पाया। वहीं एवंस ने 1 करोड़ में से 1 रिस्क पाया, जिसके चलते जो वह और गेट्स अचीव करना चाहते थे वह उसे कभी पूरा नहीं कर पाया। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक खराब टीचर है। ये स्मार्ट लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि वह कभी हार नहीं सकते। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, समझिए कि यह इतना अच्छा भी नहीं हो सकता जितना आपको लग रहा है। यदि आप मान लें लक ने आपको सफलता दिलाई है, तो आपको इसके दूसरे भाई रिस्क में भी विश्वास करना पड़ेगा, जो आपकी स्टोरी को एकदम बदल सकता है। सरप्राइज। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर स्कॉट ने एक बार कहा था, जो भी इंसान इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट को फॉलो करता है उसे ये कोट अपनी दीवार पर टांग देना चाहिए, जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वे हमेशा होती रहती हैं। हिस्ट्री से हम लोगों की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। ग्रीड और फियर से ही लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। शायद हमेशा ही इसी तरह डिसीजंस लें। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ साल पहले राहुल ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। वह नया नया आया था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक स्टॉक के बारे में बताया जो हर दिन ऊपर जा रहा था। राहुल ने बिना कुछ सोचे ही सारे पैसे उस शेयर में लगा दिए। शुरू में तो स्टॉक बढ़ा और उसको प्रॉफिट हुआ। ये देखकर उसकी ग्रीड और बढ़ गई और उसने और पैसे लगाने का फैसला किया। लेकिन कुछ दिन बाद अब वह शेयर गिरने लग गया। अब राहुल को फियर ने जकड़ लिया। अब वह डेली अपनी वैल्यू चेक करता और इससे उसका डर और बढ़ गया। शेयर और गिरता ही जा रहा था और उसने सब कुछ खोने के डर से अपने शेयर बेच दिए। बेचने के बाद ही स्टॉक ने वापस बढ़ना शुरू कर दिया। इससे उसने सीखा कि ग्रीड और फियर दोनों स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उसने समझा कि बिना प्रॉपर रिसर्च और पेशेंस के स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है। उसके बाद उसने डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का रास्ता अपनाया और ग्रीड और फियर को अपने डिसीजन पर कभी भी हावी नहीं होने दिया।
हिस्ट्री से हम ऐसी कहानी पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं और काफी गलतियां करने से बच सकते हैं। यू एंड मी, साल 2000 की शुरुआत में .com बबल में लोगों की वेल्थ को $6 ट्रिलियन से घटा दिया। बाद में हाउसिंग बबल ने $8 ट्रिलियन कम कर दिए। ये सब आखिर क्यों होता है? ये बार बार क्यों होता रहता है? हम अपने सबक क्यों नहीं सीखते? इसका एक कॉमन आंसर है कि लोग लालची होते हैं। लोग ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं जिन पर उन्हें बाद में पछतावा होता है। जब टीवी पर कोई स्टॉक को रेकमेंड करता है और कहता है आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, याद रखिए कि वह नहीं जानते आप कौन हैं। आप सिर्फ मजे के लिए ट्रेडिंग करने वाले बच्चे हैं या कोई सीनियर सिटीजन जिसका बजट लिमिटेड है। क्या हमें मान लेना चाहिए कि इन दोनों लोगों की रिस्क लेने की एबिलिटी समान होगी? यह पागलपन है। हर इंसान के गोल हमसे अलग हो सकते हैं। ऑथर कहते हैं पैसा हैंडल करना हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और गोल्स पर डिपेंड करता है। हर इंसान का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अलग होता है क्योंकि सबके प्रिंसिपल्स और सर्कमस्टेंसेस अलग है। हम दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजन देखकर अपने डिसीजन लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये था हमारा आज का वीडियो। कैसे लगा आपको? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।